हेलो एवरीवन। तो हमने अभी तक लेसन पढ़ा है जिसमें जानना है कि मृदु जो होती है वो अपने कजिन्स के घर पे आती है और वहाँ पे वो जो क्यूट सी किटी ये मिलती है, मतलब बिल्ली, जिसके बारे में रवि जो है उसको एक्सप्लेन करता है कि वो किस घराने से है वगैरह, उसके बारे में जानकारी देता है। चलिए अब आज का जो आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग आई एम जोकिंग, रवि कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू टाइम सम टाइम। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। रवि कहता है कि इसका मतलब तुम्हें कुछ भी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, तुमने कभी महाबलीपुरम देखा है, तुमने गई हो कभी? वेल, when your class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thata, etc., etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient Kant, a close relative, scientifically speaking of none other than the lion. बताता है कि हम जब महाबलीपुरम गए तो मैंने वहाँ पे एक स्टैचू देखा था जो एक कैट का होता है, सेम लाइन की तरह दिखता है अपन को वो स्टैचू, जिसमें आपको बताया था। इसमें आप देख सकते हैं ये ऐसा ही, जस्ट ऐसा लाइन, उसमें देखो लाइन की तरह इसका स्टैचू बना हुआ है। तो बताता है कि अगर मैं साइंटिफिकली भी इसमें बात करें तो वो सेम लाइन की जैसी ही उनकी जो दिखती है, उनके जैसे ही फर वगैरह इसके भी होते हैं। द पल्लवा लायन एम्बल ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश। रवि जो है वो बात बताते बताते मतलब ग्राउंड में घूम रहा था। बिटरबेरी बुश मतलब एक कड़वा कोई पेड़ झाड़ी पेड़ होता है, उससे डाली से ऊपर नीचे उस डाली को कर रहा था और अपनी बातों आंखों में चमक दिखाई दे रही थी। दिस कैट इज डिस्कैंडेड ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एशियन इजिप्ट। वो बताता है कि ये जो कैट है इनकी जो पूर्वज हुआ करते थे इनकी पूजा भी की जाती थी और उनको बहुत बड़ा माना जाता था, और उसके बारे में वो सब कुछ बताता है। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीना और मृदु एक दूसरे के सामने देख के कहती है कि रवि जो बता रहा है बात को, अपनी बातों को कितना बता के खुश हो रहा है और मतलब अपनी वॉइस को कितना पसंद कर रहा है। What does that have to do with anything? मृदु demanded. Huh, I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god. No, god is better. Yeah, that's it. So तो रवि बताता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये जो कैट है मतलब इसका जो घराना है मतलब वो बहुत ऊंचे माने जाते थे और वहीं से इसके पूर्वज भी हैं, तो वो आगे की पीढ़ी को बढ़ाते हुए उसी कैट में से ये है कैट। Well, one of the descendants of that cat goddess was stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twin at Mahendran MP Pune here. Whoop EAK, he is shaked very pleased with him. रवि जब इसके बारे में सब कुछ बता रहा था तो अपने आप को बहुत खुश मान रहा था। उसको ऐसा लग रहा था मुझे इतना कुछ हिस्ट्री के बारे में पता भी है, और जो पल्लवा मतलब ऋषि कैट है वो महाबलीपुरम की, उसको बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्रदान कर रहा था कि मतलब ये जो ऋषि कैट है उनको बहुत, तो मतलब उनके पूर्वज जो हैं वहीं से वो कैट आई है। Mahendran looked up, alarmed. He had just been sharpening his calves on the edge on the coconut shell, but worse than Ravi's fall whoops ये के आवाज़ से क्रिच। जस्ट महेंद्र लुकड, महेंद्र में जो बिल्ली होती है वो अपने पंजे वगैरह जो है वो जो कोकोनट शेल होता है उसके नीचे पाँव डालती है और वो जाने लगती है दूर, क्योंकि एक विंडो से एक करकरी सी आवाज़ उसको सुनाई देती है जिससे वो डर जाती है। फ्रॉम द विंडो दैट द वेरिड साउंड, वो साउंड जो होता है बहुत ही अजीब सा होता है। इफ मृदु वाज स्टार्टेड एम पी पुणे वाज फाइंडेड आउट हिज वाइट्स, उसकी जो आवाज़ सुन के मृदु को भी अच्छा नहीं लगता है और एम पी पुणे जो बिल्ली होती है वो भी थोड़ी सी डर जाती है। He is standing on end. He bounced up and squared towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. जो वो बिल्ली होती है वो इस आवाज़ सुन के वो दूर दौड़ने लगती है अपने पंजे से, और वो जो पास में रेड चिलीज में जो मिर्ची सुखाई हुई थी उसके पास चली जाती है, उसके ऊपर चली जाती है। ट्राइंग टू हाइड
beneath it and tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. और वो डरते हुए जो है रेड चिली के अंदर जाके छुपने लगती है कि उसको जो ऐसी आवाज़ है वो बिल्कुल नहीं सुहा रही होती है. The screeching went on and on. What noise? And मृदु said मृदु. मृदु बोलती है कि कैसी आवाज़ है तो बार बार आई जा रही है, आई जा रही है. That's learning to Lini, a play to violin. ग्रांटेड रवि. रवि बोलता है कि ये जो आवाज़ है वो वायलिन की है, जो लली जो है वो सीख रही है. शैल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी नहीं सीख पाएगी. म्यूजिक मास्टर उसको सिखाते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, पर लली जो है उसको सीखने का नाम नहीं है. गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, मतलब अपनी अलग ही धुन बजाई जा रही है. इस लली मृदु crept up of to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin or bristling her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. वो देखती है और विंडो पे झांकती है मृदु और देखती है कि लिली बैठी हुई होती है. उसने वायलिन को बहुत अजीब तरह से पकड़ा हुआ होता है. उसकी जो एल्बोज होती है वो नीचे की तरफ होती है और अपने आँखें वो जो वायलिन को देख रही होती है बहुत ध्यान से. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके जस्ट सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, विंडो के जस्ट पास में ही होता है लेकिन विंडो से उनकी पीठ ही नज़र आती है, उनका फेस नहीं दिखता है. वाज द बोनी फिंगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर, और वो म्यूज़िक मास्टर होते हैं जो लली को वायलिन बजाना सिखा रहे थे. He had a mostly bald head with a fring of oil black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. और उनके वो जो मोस्टली उनके जो आधे टकले ही होते हैं, कुछ थोड़े से बाल होते हैं ब्लैक कलर के जो ऑयलिंग किए हुए होते हैं, ओल्ड फैशन के मतलब चिपके हुए से टाइप. ए गोल्ड चैन ग्लिमर्ड अराउंड हिज लेस्ली नेक, और उनकी जो गर्दन में एक सोने की चैन भी होती है. And diamond ring in glitter on his hand as he glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out for the beneath his gold bordered vesty ears. और वो दिखती है कि उसके हाथ में एक डायमंड की रिंग भी होती है. और एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ स्क्रीमिंग बिग टो. और जब वो वायलिन बजा रहे होते हैं तो उनके जो पाँव होते हैं, उनकी जो धोती होती है, उनके कॉर्नर पे भी गोल्डन कलर का बॉर्डर होता है. और जो उसके टो जो पाँव के अपने फुट के अपने अंगूठे से मतलब जो वायलिन बज रहे थे उसके हिसाब से उनको पाँव को भी बार बार हिलाए जा रहे थे. ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, वो मतलब कुछ तार बजा रहे थे. लली स्टम्प्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस. लली जो बिल्कुल हेल्पलेस लग रही थी, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बजा रही थी. जो मास्टर जी बजा रहे थे उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और वो उस तरह से नहीं बजा रही थी. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और वो बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी क्योंकि वो सीख नहीं पा रही थी उस चीज़ को. व्हाट ए डिफरेंस, वो देखते हैं कितना डिफरेंस है, क्योंकि जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो कुछ इतने अच्छे नोट्स बजा रहे थे, उनकी आवाज़ बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही थी. और जो लली है वो बिल्कुल भी अपोजिट बजा रही थी, उसको बजाना भी नहीं आ रहा था. द म्यूज़िक मास्टर नोट्स seemed to flaunt up and settle perfectly into the invisible tracks on the मेलोडी. और जो म्यूज़िक मास्टर है वो बहुत अच्छा बजा रहे थे, उनके नोट्स जो हैं बहुत अच्छे से आवाज़ आ रही थी उनकी. इट वॉज लाइक द व्हील्स of the train fitting smoothly into the rails and blazing along. ऐसा लग रहा था जो ट्रेन है वो एकदम ट्रैक में चल रही है, पटरी पे चल रही है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है. एंड ऑपोजिट वैसे था कि लली जो है ऐसे बजा रही थी जैसे उसकी ट्रैक से ट्रेन जो है वो ट्रैक से नीचे उतर गई है, तो उसकी आवाज़ कर्कश जैसे आवाज़ आ रही थी उसके. अम्मा कम ए वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा अम्मा आती है, वो अम्मा उसको बुलाती है. रवि सेंड द बेगर अवे, वो अम्मा कहती है कि उस रवि जो भिखारी, बेगर मीन्स भिखारी होता है, उस भिखारी को हटाओ यहाँ से, उसको भेज दो. क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा वेयर शी वाज चैटिंग विथ तापी के साथ तो बात कर रहे थे और वो बोला कि इस जो भिखारी आया उसको निकाल दो. ही हैज़ बिन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक. और माँ पाती को कहती है कि एक सप्ताह से वो डेली हमारे घर पे आ रहा है.
and it's time he found another house to beg from. पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती तापी से कहती है कि उसको भेज दो, उसे खुद कोई दूसरे घर पे जाए, हर रोज रोज वो यहाँ आ जाता है. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. रवि के पीछे पीछे मृदु और रवि मीना जाते हैं. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. बेगर जो है वो ऑलरेडी गार्डन में आ जाता है, भिखारी. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. जैसे उसको अपना ही घर है, अपना ही घर हो वैसे वो गार्डन के अंदर आ जाता है और अपने उसने जो एक कपड़े पहन रखे उसके ऊपर एक दुपट्टा होता है छोटा सा, उसको वो खोल के उसमें गार्डन में बिछा के उसके ऊपर सो जाता है. He was learning again since trunk, apparently prepared to take a little snooze while they waited for the arms to appear. Go away, said Ravi straightly. Ravi ने कहा तुम चले जाओ यहाँ से. My party says it's time to you found another house to beg from. तुम्हें दूसरे घर में जाके मांगना चाहिए. ऐसा जो है वो रवि उस भिखारी को कहता है. ये आज के आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब होता है बदल देना. डिमांड मांग करना. डिस्केंट मतलब नीचे उतरना. स्टो अवे छिपकर यात्रा करने वाला. प्लीज्ड मतलब खुश. लुक्ड मतलब देखा. वर्स मीन्स अधिक खराब. स्टार्टली मतलब चौंका हुआ. फ्राइटनेड मतलब भयभीत. पाउंच्ड उछलना. ट्रैक रास्ता. ग्लेज्ड मीन्स चमकदार. फ्लॉट मीन्स उड़ाना. बैगर मीन्स भिखारी. कंप्रेशन क्वेश्चंस. What was the noise that started Midhu and frightened महेंद्रन? वो कौन सी आवाज़ थी, क्या आवाज़ थी जिससे मृदु और वो जो महेंद्रन किटी थी, बिल्ली थी, वो दोनों थोड़े से डर गए. A screeching sound from the window started मृदु and frightened महेंद्रन. एक विंडो से आवाज़ आ रही थी, करकरी सी आवाज़ जो बिल्कुल नहीं सुहा रही थी. It was the sound of violin that Lali was लर्निंग टू प्ले. वो आवाज़ थी एक वायलिन की जो लली बजाना सीख रही थी. द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक. रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया. द म्यूजिक मास्टर इज लवली म्यूजिक. जो म्यूजिक मास्टर थे बहुत अच्छा बजा रहे थे. इस सेंटेंस के बारे में आपको क्या राय है, उनको उसके बारे में बताना है. द सेंटेंस इज द text that expresses this idea is the music master notes slimmed to float up and settle perfectly into the invisible tracks on the melody. जो म्यूज़िक मास्टर थे वो अपने नोट्स जो है बहुत अच्छा बजा रहे थे. उसकी साउंड भी है जो बहुत अच्छी सी आ रही थी, मतलब मेलोडी के अकॉर्डिंग उसका जो है वो बहुत अच्छे से बजा रहे थे. Had the beggar come to the Rukmani house for the first time? Give reason for your answer. क्या वो जो भिखारी था वो पहली बार ही रुक्मणी के घर पे आया था? इसकी क्या रीज़न है हमको बताना है. नो, इट वॉज नॉट द फर्स्ट विजिट टू द बैगर रुक्मणी हाउस. वो पहली बार रुक्मणी के घर पे नहीं आया था. अभी हमने पढ़ा था कि रुक्मणी ने बताया बिकॉज पाती सेड टू तापी, पाती ने तापी से कहा दैट ही हैड बीन कमिंग देयर हाउस एवरी डे फॉर द पास्ट 1 वीक. उन्होंने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से डेली हमारे घर पे भिखारी जो है वो आ रहा है. ये होमवर्क है कि आपको करना है. आपको मैं अभी समझा रही हूँ. इफ़ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, हम पहले उसको समझ लेते हैं. इफ़ शी नोज वी हैव ए कैट, पाती विल हैव लीव द हाउस. अगर हम पाती विल लीव द हाउस, अगर पाती को पता चल जाए कि हमारे पास, यहाँ पे शी का मतलब पाती के बारे में बोले कि अगर पाती को पता चलेगा हमारे पास एक बिल्ली है तो पाती ये घर छोड़ के चली जाएगी. She won't be so upset if she knows about the poor beggar with the sores on his feet. यहाँ पे शी दिया हुआ है रुक्मणी के लिए कि रुक्मणी इतनी अपसेट नहीं होती, इतनी दुखी नहीं होती अगर उनको पता होता कि जो भिखारी है उसके पाँव में छाले हो रखे हैं. If the chappals do fit, will you really not mind? अगर मेरे चप्पल, यहाँ पे मतलब उस फिर रवि बोलता है, रवि इस अपने लेसन में हमने पढ़ा है ये जो सेंटेंस है, रवि अपनी मदर रुक्मणी से कहता है कि अगर मेरी चप्पल उसके आ जाती तो आप इतना खुश नहीं होती, इतना उसको बताता है कि इतना माइंड नहीं करती आप. तो हमने यहाँ पे देखा है कि जो तीनों सेंटेंस है वो तीनों सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो रहे हैं. इफ़ जो है इसका अर्थ होता है अगर.
इफ सेंटेंस, इसका इफ जो है वो दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस उसका बनाया जाता है। इफ सेंटेंस बीच में भी आ सकता है और बिगनिंग में भी आ सकता है, अपन उसको शुरुआत से कर सकते हैं। रीराइट इच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज ए सिंगल सेंटेंस। यहाँ पे आपको दो पेयर्स मतलब दो जोड़े में सेंटेंस दिया हुआ है, दो लेटर्स में सेंटेंस है आपका, उसको आपको जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। यूज इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और आपको इफ जो है वो सबसे बिगिनिंग में मतलब शुरुआत में लिखना है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपके एक सेंटेंस दिया हुआ है, वॉक फास्ट यू विल कैच द बस। तेज चलो तुम बस पकड़ लोगे। और इसका आंसर क्या है, इफ़ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस। अगर तुम तेज चलोगे तो तुम बस को पकड़ लोगे। तो आपने यहाँ पे देखा होगा, देखो जैसे हमने इफ़ यू, सबसे पहले हमें इफ़ यू लिखना है और सेंटेंस को पूरा लिखना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेंटेंस दो है या एक है, तो उसके लिए हमें ध्यान करना है वॉक फास्ट, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, मतलब वो सेंटेंस खत्म हो चुका है। फुल स्टॉप मतलब होता है कि वो सेंटेंस ऑलरेडी फिनिश्ड है। तो ऐसा, इससे हम पता चलेगा कि वो दो सेंटेंस है। तो हमने जब अपने उसका आंसर लिखा तो वो फुल स्टॉप हमने हटा दिया और लास्ट में फुल स्टॉप लिख दिया। सेकंड है, डोंट स्पीट ऑन द रोड यू विल बी फाइंड। रोड पे मत थूको, तुम्हें फाइंड किया, मतलब तुम्हें फाइंड किया जाएगा, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। इफ़ यू स्पीट ऑन द रोड यू विल बी फाइन। अब हमने क्या बोला, इसको इफ से शुरू करना है, तो हमने शुरू किया इफ़ यू स्पीट, अगर तुम रोड पे थूकोगे, इफ़ तुम रोड पे नहीं थूकोगे तो तुम्हें फाइन नहीं करना पड़ेगा। यह आपका होमवर्क है, आपको ये 5 एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको घर पे करना है, जिसमें इफ़ से शुरू करके करना है। फर्स्ट है, डोंट टायर योर सेल्फ नाउ यू डोंट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। नाउ मतलब अभी, टायर मतलब थका, अभी तुम इतना काम मत करो जिससे शाम को मतलब थक जाओगे, अभी इतना काम मत करो तो शाम को तुम कर पाओगे। तो आपको इफ़ से स्टार्ट करके वो सेंटेंस करना है।